नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो बिंदु लेकर हाजिर हूँ वह काफ़ी लंबा बिंदु है और हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, मुझे पता नहीं कितना लंबा हो। और दोस्तों, इस विषय में से राजस्थान की हर परीक्षा में एक प्रश्न स्थान जरूर बनता है। कहने का मतलब 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है, यानी टफ टॉपिक मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और फिलहाल तो मैं ये जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कल देखेंगे, साल बाद देखेंगे, महीने बाद देखेंगे, कौन देखेगा, क्यों देखेगा, कब देखेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। ये सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए बढ़ते हैं और राजस्थानी चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए जी, राजस्थान में आलनिया, कोटा दर्रा, बैराट जयपुर तथा कर भरतपुर नामक स्थानों से, तो राजस्थान में आलनिया, कोटा दर्रा, कोटा, बैराट जयपुर तथा दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रु गुफाओं में, यानी चट्टानों में, गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। तो गुफाओं में मिले हैं, चट्टानों पर मिले हैं, और ये जो चित्रण मिले हैं वो प्रदेश की प्रारंभिक जो चित्रण परंपरा उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पीएस वाणकरण ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी, दर्रा और झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी, झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्रित शैलाश्रु की खोज की। शैलाश्रय कहते हैं चट्टानों पर जो चित्र बनाए होते हैं उनकी उन्होंने खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1010 ईस्वी में रचित, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है 1060 में रचित ओध नियुक्ति वर्ती। एक तो रचना का नाम है ओध नियुक्ति वर्ती, रचना का नाम ध्यान से देख लीजिएगा। एवं 10 वैकालिका चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, माफ कीजिएगा, दोनों ग्रंथों को दोबारा देखिएगा। ओध नियुक्ति वर्ती और ये 1060 ईस्वी में रचित ओध नियुक्ति वर्ती एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो जैसलमेर भंडार के अंदर मिले हैं ये, ठीक है जी। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास, यानी विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। तो हम विशुद्ध जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट, जिसको मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़ है। तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट या दूसरे शब्दों में मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। और अजंता चित्रशैली है उससे क्या है, संपूर्ण रूप से प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला में प्रारंभ में, तो राजस्थानी चित्रकला में प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। तो राजस्थान की चित्रकला शैली में पहले जैन शैली का प्रभाव था, गुजरात शैली का प्रभाव था और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। और बाद में किससे प्रभावित थी, मुगल चित्रकला से ये प्रभावित हुई थी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने
राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में, और पुस्तक का नाम क्या था, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। तो किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी ओसी गांगुली तथा हेबेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। तो किन किन ने इसको राजपूत चित्रकला कहा है? तो देखिएगा, कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला कहा है, ओसी गांगुली ने राजपूत चित्रकला कहा है, तो हेबेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की, तो W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। तो इस प्रदेश की चित्रकला को क्या नाम दिया था? राजपूत चित्रकला नाम दिया था। और W.H. ब्राउन रचनाकार हैं और इंडियन पेंटिंग्स इनकी रचना है, और इस प्रदेश की चित्रकला को उन्होंने क्या नाम दिया था? राजपूत कला, राजपूत चित्र। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। अब राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था राय कृष्णदास ने, तो उन्होंने इन मतों का खंडन कर दिया और इसका नाम क्या दे दिया? राजस्थानी चित्रकला नाम दे दिया था। और ये नाम देने वाले कौन थे? राय कृष्णदास। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर, यानी विभिन्न शैलियों पर, शैली कहते हैं चित्र उकेरने का ढंग, तरीका, अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को प्रकाशित की और इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है। तो पुस्तकें प्रकाशित की और इसके प्रारूप को स्थापित करने में क्या दिया है? सहयोग दिया है। जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री मोतीचंद्र श्रीधर अंधारे, डॉक्टर भरके वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिसन एवं डॉक्टर फयाज अली, और कोटा पर सर्वश्री सचिन W.G. आर्चर एवं महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। तो यानी किन किन विचारकों ने पुस्तक लिखी है ये हमें देखना पड़ेगा। तो जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री, मेवाड़ चित्रकला पर मोतीचंद्र श्रीधर अंधारे, डॉक्टर भरके वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली, कोटा पर सर्वश्री सचिंद्र और W.G. आर्चर एवं महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। यानी पुस्तकें लिख करके इस शैली को स्थापित करने का प्रयास किया है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं देखते हैं। लोक जीवन से जुड़ाव है राजस्थानी चित्रकला का, भाव प्रवणता है, विषय वस्तु की इसमें विविधता है। तो लोक जीवन से जुड़ाव है, भाव प्रवणता है, विषय वस्तु की विविधता है और विभिन्न रंगों का संयोजन है। प्राकृतिक देश काल के अनुरूपता है, तो प्राकृतिक देश काल के अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। तो राजस्थानी चित्रकला की क्या विशिष्ट पहचान रही है? प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है तथा चटकीले एवं चमकदार रंगों का, प्रकृति का सजीव चित्रण एवं चटकीले एवं चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता को दिखाया गया। भक्ति और स्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में देखी जा सकती है। ठीक है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न रीतों का श्रृंगारिक चित्रण कर, तो राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न रीतों का श्रृंगारिक चित्रण करे उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। तो ऋतु का चित्रण भी किया है और ऋतु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य
तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को, तो प्रकृति का सौंदर्य है उसका चित्रण तो किया ही किया है, साथ ही नारी सौंदर्य का चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला को एक पहचान देता है। सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं राजपुत्रों व सामंतों के, तो राजस्थानी चित्रकला वो राजा महाराजाओं राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। तो राजा महाराजाओं राजपुत्रों सामंतों के संरक्षण में फूली फली थी। मेवाड़ शैली की देखते हैं, पहले उपशाखाएं देखते हैं। तो चावंड शैली है, उदयपुर शैली है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ उपशैली है, सावर उपशैली है। तो सावर उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेगू, कलेवा आदि ठिकानों की कला। तो ये क्या है? अगर हम मेवाड़ चित्रकला शैली की जो उपशैलियां देखें तो चावंड शैली भी है, उदयपुर शैली है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ उपशैली है, सावर उपशैली है तथा बनेड़ा, बागोर, बेगू, कला, केलवा आदि ठिकानों की कला भी इस उपशैली के अंतर्गत आती है। दूसरा है मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली और नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली और घाणेराव, रिया, बिनाय शैली, जूनिया आदि ठिकाना कला। तो ये जो है मारवाड़ शैली में आते हैं। जोधपुर शैली भी, बीकानेर शैली भी, किशनगढ़ शैली भी, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, बिनाय और जूनिया आदि ठिकाना कला भी है। ठीक है जी। आड़ोती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली भी आती है आड़ोती शैली में। और उसके बाद है अपने ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली और उनियारा उपशैली आती है। तो ढूंढाड़ उपशैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली और अलवर शैली और उनियारा शैली आती है। और इसके अलावा जिला, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला भी इसमें शामिल है। ठीक है जी। अब देखिए मेवाड़ शैली की विशेषताएं हम देखते हैं। मेवाड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं थी? तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। तो सबसे बड़ी विशेषता मेवाड़ शैली की है कि इसके अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। पोथी ग्रंथों का, ठीक है ना, पोथियां ज्यादा लिखी गई हैं, यानी ग्रंथ ज्यादा लिखे गए हैं, पुस्तकें ज्यादा लिखी गई हैं, चित्रित पुस्तकें। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। 1260 में एक ग्रंथ सामने आया था जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ। इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ठीक है जी। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ, जो महाराजा तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। तो ये याद रखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रकला शैली का ग्रंथ है और जो तेज सिंह जी के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। ठीक है जी। ये शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। तो एक और पुस्तक में दिखाई देती है ये शैली। 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। ठीक है। डगलस बेरिट एवं बेसिल गे ने चोर पंचाशिका, डगलस बेरिट एवं बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। तो चोर पंचाशिका शैली है उसका उद्गम भी
मेवाड़ में ही माना है। महाराणा कुंभा काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से, महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है, सुनहला युग माना जाता है, सोने का युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों में, तो उदय सिंह जी के काल में बने चित्र हैं, बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण, तो भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में, देखिए नाम क्या है भागवत पुराण का, जो चित्रण है वो परिजात अवतरण है, नाम क्या है उसका, परिजात अवतरण। 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है, तो नानाराम की रचना कौन सी है, परिजात अवतरण। नानाराम की रचना का नाम क्या है, परिजात अवतरण, ठीक है, 1540 की रचना है। एक चित्रकार कौन हुए, नानाराम। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजस्थान राजधानी चाउंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। तो राजधानी कौन सी थी, महाराणा प्रताप की चाउंड, और वहां पर भी यानी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू, तो इस काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ढोला मारू 1592 ईस्वी है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चित्रकला की दृष्टि से कौन सी रचना है, वैसे तो ये एक प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है ना, लेकिन ये चित्रित ग्रंथ ढोला मारू है, वो 1592 ईस्वी का है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये कौन से काल, यानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ, और इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब देखिए उदयपुर शैली, और उदयपुर भी मेवाड़ शैली की उपशैली है एक तरह से। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड शैली का, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ, यानी अधिक विकास हुआ था। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला, रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली, रागमाला याद रखिएगा, रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो रागमाला ग्रंथ है कौन सा, मेवाड़ शैली का। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। तो रागमाला ग्रंथ को चित्रित करने का श्रेय किसको है, निसारदीन नामक चित्रकार ने इसको चित्रित किया था। तो निसारदीन की चित्रित रचना का क्या नाम है, रागमाला है, ठीक है जी। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो लघु चित्र शैली का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, तो देखिएगा किनका काल, मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि, यानी रामायण इत्यादि, तो देखिए इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहेबदीन और मनोहर रहे। तो राणा जगत सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे, साहेबदीन और मनोहर थे, याद रख लीजिएगा, साहेबदीन और मनोहर थे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओबरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। तो चित्रशाला की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा, चित्तेरों की ओबरी की स्थापना की, जिसे तस्वीरों के कारखानों के नाम से पुकारा गया। और यानी किसको तस्वीरों के कारखाने के नाम से पुकारा गया, चित्तेरों की ओबरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिससे तस्वीरों के कारखाने के नाम से पुकारा गया। चित्तेरों की ओबरी नाम की एक चित्रशाला स्थापित की, जिसको तस्वीरों के चित्रशाला
तस्वीरों के कारखाने के नाम से पुकारा गया। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। तो राणा जयसिंह के काल में भी लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, तो महाराणा संग्राम सिंह के द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार और यहां ध्यान दीजिए मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। ये बहुत ही शानदार चीजें हैं, आप याद रखिएगा। तो देखिएगा, महाराणा संग्राम सिंह के समय और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद के चित्रण किए गए, बिहारी सतसई का चित्रण किया गया, सुंदर श्रृंगार का चित्रण किया गया, मुल्ला दो प्याजा के लतीफों का चित्रण किया गया और कलीला दमना का चित्रण किया गया। ये ग्रंथ चित्रित किए गए, यानी ये ग्रंथ लिखे गए। तो कलीला दमना के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये क्या है, तो ये चित्रकला शैली के ग्रंथ है, आधारित चित्रकला। मेवाड़ शैली में देखिए पुरुषाकृति गठिली है, मूंछों से युक्त है और भरे हुए उनके चेहरे हैं। गठिले पुरुष, मूंछों से युक्त, भरे चेहरे, विशाल नयन है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, खुले हुए अधर है और उनके होठ खुले हुए हैं, छोटी गिरवा है, छोटी गर्दन है, छोटा कद है और उनका कद भी क्या दिखाया गया, छोटा कद है, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा है। तो मेवाड़ चित्रकला में पुरुषों की क्या विशेषता है देखिएगा, पुरुषाकृति गठिली है, मूंछों से युक्त चेहरे हैं और भरे हुए चेहरे हैं, विशाल नयन है, खुले हुए होठ हैं और छोटी गर्दन है, छोटा कद है और उदयपुरी पगड़ी है और लंबा साफा है। तथा स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त किया गया है। मीनाकृत आंखें, मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक है। ठीक है, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक है और तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, और चिबुक थोड़ी है वो भरी हुई दोहरी है, ठिगना कद है और लुगड़ी घाघरे और कंचुकी, यानी लुगड़ी घाघरा और कांचली तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। तो महिलाओं का चित्रण किया गया है, वो किस रूप में किया गया है, तो मीनाकृत आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है तथा भरी हुई दोहरी चिबुक है, ठिगना कद है, लुगड़ी घाघरे कंचुकी यानी कांचली, ठेठ राजस्थानी आभूषणों यानी शुद्ध राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहे। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। तो प्रकृति का संतुलन या संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। अब देखिए नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। तो मेवाड़ शैली का दूसरा दौर है वो नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह है उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिला जुला रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के पीछे सज्जा के लिए यानी साज सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए। तो पिछवाइयां नाथद्वारा चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता है। 18वीं
सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता, तो 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां, तो यशोदा है, नंद है, बाल ग्वाल हैं, गोपियां हैं, तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। तो वल्लभ संप्रदाय के संतों का विशेष रूप से चित्रांकन हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, हरे और पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति यानी पृष्ठभूमि में घनी वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता दी है यानी केले के वृक्षों की प्रधानता है। तो देखिए बीच में भगवान श्री कृष्ण है, गायों का मनोरम दृश्य है, आसमान में देवताओं का अंकन है, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति है और केले के पेड़ों की अधिकता है, कदली वृक्षों। घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो इनमें इस काल की चित्रकला में घासीराम, तुलसीराम ये प्रसिद्ध चित्रकार है। और महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची का नाम नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों में आता है। तो कमला और इलायची का नाम आता है। और नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल का मिलता है। तो कमला और इलायची तो महिला चित्रकार हैं और इसके अलावा बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुदास, रामलिंग, चंपालाल आदि इनके प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं? नाथ द्वारा शैली के रामचंद्र, नारायण चतुर्भुदास, रामलिंग, चंपालाल और इसके अलावा यानी कमला और इलायची और घासीराम और तुलसीराम। चलिए देवगढ़ शैली, अब हम पढ़ते हैं देवगढ़ शैली। ये मेवाड़ शैली की भाग है। इसके पश्चात यानी चलिए यहाँ के सामंत सोले उमरा महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास, तो महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। तो देवगढ़ शैली की अगर विशेषता देखें तो मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का मिला जुला रूप है। डॉक्टर श्रीचंद, हरचंद नंगा, चोखा एवं बैजनाथ प्रमुख इसके चित्रकार हैं। तो देखिएगा हरचंद नंगा, चोखा एवं बैजनाथ चित्रकार हैं। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, तो इस शैली में प्राकृतिक परिवेश है, शिकार के दृश्य हैं, अंतःपुर है, राशि ठाट बाट है और अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख अंधारे, ये नहीं इसको खोज करने वाले हैं, अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है तो देखिएगा भक्ता, कमला प्रथम, केवला द्वितीय, श्रृंगार सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे। तो प्रमुख चित्रकार तो हम ऊपर पढ़ चुके, लेकिन इसके विषय कौन कौन से हैं तो भक्ता, कमला प्रथम, केवला द्वितीय, श्रृंगार सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे। कौन सी शैली के? देवगढ़ शैली के। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली में मिले चित्र अजारा की ओबरी मोती महल में देखने को मिलते हैं। तो अजारा की ओबरी है और वहां पर मोती महल है, उसमें देखने को मिलते हैं। यानी इसके जो चित्र हैं वो भक्ता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, श्रृंगार सवारी आदि इनके मुख्य विषय हैं। पीले रंग की प्रधानता रही है और शैली में मिले चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं, अजारा की ओबरी में। अब दूसरी शैली हम पढ़ते हैं मारवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में हमने नाथ द्वारा को पढ़ा, चावड़ शैली को पढ़ा और साथ ही साथ उदयपुर शैली को पढ़ा और देवगढ़ शैली को पढ़ा। मेवाड़ शैली,
मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, जोधपुर की दरबारी शैली के रूप। किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है कि मारू देश में यानी मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। पश्चिम भारत में यक्ष चित्रकला शैली उसको जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रों के अवशेष हमें प्रतिहारकालीन ओध नियुक्तिवर्ती में मिलते हैं। ओध नियुक्तिवर्ती है उसमें मिलते हैं, प्रतिहारकालीन रचना है ये। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, और यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान हैं उन पर आधारित चित्रण ज्यादा हुआ है। जोधपुर शैली देखिएगा, सबसे पहले मारवाड़ चित्र शैली की। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है, राव मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल याद रखना। इस चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराधैन सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर मोस्ट आई है आपने सामने, एक तो चोखेलाव महल है और दूसरा उत्तराधैन सूत्र से प्राप्त होते हैं। 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। तो 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत है, वो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार कौन थे? वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। तो रागमाला चित्रावली चित्रित की, तो रागमाला अलग है और रागमाला चित्रावली क्या है? अलग है। और ये किसने चित्रित की? वीर जी ने। 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी चित्र शैली में अंकित है। ठीक है ना? तो रागमाला चित्रावली का निर्माण किया वीर जी ने। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। करसन चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासन काल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने। तो संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो चित्रकार कौन थे? डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य को देखते हुए 1725 मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। तो कौन सा चित्र है जिसको देखे जा सकते हैं? कि महाराणा अभय सिंह नृत्य देखते हुए का चित्र है, और ये मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह, जिसका समय 1803 से 1843 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया,
नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। असंख्य चित्र बनवाए। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, याद रखना, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास प्रमुख है। इस काल के चित्रकारों में देखिएगा अमरदास भाटी, दाना भाटी और शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित और दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ यानी जोधपुर की शैली के विषयों में प्रेमाख्यान विषय रहा है। प्रेमाख्यान वो प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में प्रेम के आख्यानों में ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, तो ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर और कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये जोधपुर शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेमाख्यान काव्य ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठिले बदन के, तो लंबे चौड़े गठिले बदन के तथा उनके गलमुछ ऊंची पगड़ी यानी मूछें और ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी यानी शुद्ध राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुदनों का प्रयोग, लहंगा है, ओढ़नी और लाल फुदनों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। और बादाम सी आंखें और बादाम जैसी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। ऊंची पगड़ी जोधपुर शैली की क्या है? अपनी देन है। पगड़ी क्या ऊंची है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है, यानी लाल और पीले रंग की बहुलता जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया। खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। खजन नहीं, खंजन है। तो खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। बीकानेर शैली को हम देखते हैं। तो मारवाड़ हो गई, मेवाड़ हो गई, अब बीकानेर शैली को देखते हैं। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। तो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली के यानी चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। तो बीकानेर में जो महाराजा राय सिंह थे वो मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित हुए और कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन आदि प्रमुख थे। तो 3 कलाकार प्रमुख थे। नाम याद रखना दोस्तों, उस्ता अली रज्जा, उस्ता हामिद और रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। चलिए, यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में। तो मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल चित्र शैली में चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को
सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के यानी उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में देखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार देखे जाएं तो रामलाल है, अली रजा है, हसन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली, ठेठ यानी शुद्ध राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इक्करी तनवंगी यानी पतली सी कोमल ललनाओं का अंकन किया गया है, यानी महिलाओं का अंकन किया गया। नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। तो नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग। शाहजहां और औरंगजेब की शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की पवित्र की विशिष्टता। तो विशिष्टता मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो राजपूती संस्कृति की जो प्रमुख है विशेषता मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नैना विराम। और देखिएगा कि देखिए इस शैली में क्या है कि शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरन, बीकानेर रहन सहन और राजपूती संस्कृति की प्रमुख विशेषता मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस, तो बरसते बादलों में से सारस और मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां भी शैली की विशेषता है, यानी नैन को अभिराम देने वाली, सुंदर लगने वाली। यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों, तो फव्वारों के दृश्य भी हैं, दरबार के दृश्य हैं आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो फव्वारे कौन सी शैली में दिखाई देते हैं? बीकानेर शैली में। दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए किशनगढ़ शैली, और ये मोस्ट शैली मानी जाती है। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। तो किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव, तो राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। तो राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राजा सावंत सिंह का काल जो है 1748 से 1764 ईस्वी, किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जा सकता है। राजा सावंत सिंह, जिनका उपनाम हम कह सकते हैं नागरीदास, तो राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी में किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जा सकता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो राजा सावंत सिंह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? राजा सावंत सिंह। इनके काव्य प्रेम गायन, बने ठनी के संगीत
प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने किशनगढ़ शैली की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। तो देखिएगा, इनके काव्य प्रेम ने, गायन ने, बने ठनी के संगीत प्रेम ने और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के, कलाकार का नाम क्या था, मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा, तो बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। बनी ठनी पर क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। इस चित्रकला शैली में, यानी इस चित्र शैली में पुरुषाकृति में लंबा इकरा नील छवि युक्त शरीर, तो लंबा इकरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मांग्या पगड़ी, उन्नत ललाट और खंजना आकृति, खंजन पक्षी जैसे यानी कर्णांत तक खींचे विशाल अर्णव नयन, यानी कानों तक खींचे हुए विशाल लालिमायुक्त आंखें, और नारी आकृति में तनवंगी, पतली लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, नुकीली ठोड़ी, सुराईदार गर्दन, पतली कमर और लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। ठीक है जी। तो यहां पर यानी पुरुषों का चित्रण है वो किस रूप में किया गया है, तो पुरुषाकृति में लंबा इकरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मांग्या पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजना आकृति युक्त कर्णांत तक खींचे विशाल अर्णाभ नयन यानी लालिमा युक्त आंखें, और नारी आकृति में पतली, तनवंगी का अर्थ होता पतली लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, तो पतली लंबी गोरी और नुकीली सी चिबुक है, लंबाई खूब दिखाई गई है, रंग गोरा दिखाया गया है, थोड़ी नुकीली है, सुराईदार गर्दन है, पतली कमर है और लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली झील, उसमें केली करते हंस, बत्तख, सारस, तो झील का दृश्य और उसमें क्रीड़ा करते हुए हंसों का दृश्य, बत्तख का दृश्य, सारस का दृश्य, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, राधा कृष्ण की यानी केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, सलेटी, तो सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में ये नाम रखना, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद्र, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालड़ी दास के नाम उल्लेखनीय है। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। तो नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालड़ी दास के नाम उल्लेखनीय है। अजमेर शैली देखते हैं। अजमेर शैली राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारियों सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना। भिणाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की, तो भिणाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी, तो जालजी, नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श ने, इन सब ने संवर्धन में विशेष योगदान किया। तो इन
इनने चित्रकला के संवर्धन में क्या दिया, विशेष योगदान दिया। देखिए चलिए, विशेष योगदान दिया तो कौन कौन थे ये, चलिए देखते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। अजमेर शैली के विकास में लाल जी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधो जी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श ने विशेष चित्रकला के योगदान में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद स्त्री चित्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जूनिया की चांद स्त्री चित्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबू जी का, दुनिया के चांद द्वारा रचित या अंकित राजा पाबू जी का सन व्यक्ति चित्र, सन इसमें से हटा देते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। इस शैली में लिखा गया अजमेर शैली में, और चांद के द्वारा जो पाबू जी का व्यक्ति चित्र है वो इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। महिला चित्रकार थी, कौन थी, चांद, और इसने पाबू जी का व्यक्ति चित्र यानी उकेरा, और वह इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू मुस्लिम और धर्म को सम्मान प्रश्रय मिला। सेनाटी नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्र शैली की अपनी विशेषता है। तो नागौर शैली की अगर हम विशेषता देखें तो दो चीजें हमें देखने को मिलती है, एक तो वृद्धावस्था का चित्रण है और दूसरा क्या, पारदर्शी वेशभूषा है। जैसलमेर शैली का विकास प्रमुख रूप से हर्राज, अक्के सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। तो जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से हर्राज, अक्के सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, मूमल है। शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। यह है स्थानीय शैली है, यह स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। तो गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार छज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घाणेराव को मारवाड़ की एक कला के रूप में महत्व दिया जा सकता है। अब देखते हैं हाड़ौती शैली को देखते हैं। चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। बूंदी शैली को, कोटा शैली को हाड़ौती शैली माना जाता है। बूंदी शैली चित्रकला की, बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। तो चित्रकला की बूंदी शैली वो मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी के चित्र मिलते हैं, बूंदी चित्रकला के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल यानी छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो सुंदर
भित्ति चित्रों के लिए विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। किसने? राव छत्रसाल ने रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों। और ये कहां पर है? बूंदी की चित्रकला में देखने को मिलता है। भाव सिंह यानी बूंदी नरेश थे ये भाव सिंह, और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय में हुए राव उमेद सिंह का जंगली स्वर का चित्रण करते हुए बनाया गया चित्र। तो राव उमेद सिंह ने जंगली स्वर का चित्रण करते हुए जंगली स्वर का शिकार करते हुए जो चित्र है वो काफी प्रसिद्ध चित्र है। तो राव उमेद सिंह का चित्र है यानी शिकार का चित्र है, ये प्रसिद्ध है 1750 का। तो ध्यान से देखिएगा, तो बोलने में कोई त्रुटि हुई तो माफ कीजिएगा। बनाया गया चित्र 1750 का चित्र है, ये प्रसिद्ध है। राव उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया। तो राव उमेद सिंह के शासन काल में बूंदी शैली में बहुत ही नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। तो सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, आकृति लंबी है, शरीर पतले हैं। स्त्रियों के अधर लाल, स्त्रियों के होठ लाल हैं, मुखाकृति गोल है, चिबुक यानी मुख की आकृति गोलाकृत और चिबुक की ओर झुकी छोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर बारिश, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का, तो पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है, ये मोस्ट है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी तथा हिंगल हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी का कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी नायिका भेद ऋतु वर्णन, राग रागिनी नायिका भेद ऋतु वर्णन, 12 मासा कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहा। यानी चित्र किस किस पर बनाए गए हैं तो देखिएगा, राग रागिनियों पर, नायिका भेद पर, ऋतु वर्णन पर, 12 मासा पर, कृष्ण लीला पर, दरबार पर, शिकार पर, हाथियों की लड़ाई पर, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में ये मोस्ट है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। तो सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। कोटा शैली, अब कोटा शैली को देखते हैं। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। उनके बाद तो कोटा शैली को स्थापित करने का श्रेय किसको है? महाराव राम सिंह को। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के काल में हुआ। कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों, शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में
इस समय शिकार बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ जो शैली का प्रतीक बन गया। शिकार शैली के चित्रण पूछा जाए तो कोटा शैली आ जाए। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, ठीक है, गोविंद राम, तालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। तो स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल, खिले हुए गाल, सुंदर अलकावली आंखों की पंक्तियां नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। यानी नारी आकृति को जीवंतता प्रदान। पुरुषाकृति में वर्षभ, उन्नत भौहें, मार्शल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त। तो यानी उन्नत भौहें, मार्शल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त। और वेशभूषा नहीं है, वेशभूषा है थोड़ा सा, तो इसको कर देते हैं वेशभूषा देते हैं। तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। बहुत ही शानदार अंकन किया गया है कोटा शैली, ठीक है जी। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले पके रंग का बहुतायत रूप से प्रयोग हुआ है। हल्के हरे, पीले, नीले पके रंग का बहुतायत रूप से प्रयोग हुआ है। झालावाड़ शैली देखते हैं। झालावाड़ की राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला। तो झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राशि वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना विशेष है। ढूंढाड़ शैली, या जिसको आमेर शैली कहते हैं, आमेर शैली, ढूंढाड़ शैली की आमेर शैली, जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के कर्मिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्रण नामक प्रमुख ग्रंथ है। आमेर चित्रण शैली में इसी समय में बनी रजबनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। कि जयपुर में चित्र बनाने का जो कारखाना था उसका नाम क्या था? सूरत खाना। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रण पर मुगल प्रभाव है वो साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया, मोस्ट है रसिक प्रिया, देखिएगा रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। तो एक तो रसिक प्रिया और एक कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए विशेष रूप से बने। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। ठीक है। जयपुर शैली, महाराजा स्वाई जय सिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से, तो महाराजा स्वाई जय सिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने
राजचिन्ह, कोसों, राजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सज्जा। देखिएगा, राजचिन्हों, कोसों, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत का खाना भी एक है। सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर, तो सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। इसके समय में साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिबराम बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदम कद पोर्ट्रेट, साहिबराम पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाल दी। आदम का चित्र बनाकर के साहिबराम ने एक नई परंपरा डाल दी। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। तो लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के क्या बनाए? अनेक चित्र बनाए। स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को नए भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपका कर, तो रंग नहीं भरे उन्होंने, मोती, लाख तथा, तो किसके समय? स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय में कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपका कर रीतिकालीन आलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्र, तो पुंडरीक की हवेली, चंद्र महल और सिसोदिया रानी के महल और गलता के मंदिरों में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा स्वाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा स्वाई माधो सिंह एक प्रमुख चित्रकार था। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खान में चित्रों के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, तो जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ, यानी प्रधान रूप से हुआ। महाराजा स्वाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट से 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, ये भित्ति चित्रण है, मिट्टी नहीं है, भित्ति चित्रण, तो इसको कर देते हैं भित्ति चित्रण। पोथी चित्रण, आदम का पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव ग्रहण किया। तो मुगल प्रभाव को क्या किया? ग्रहण किया था। मुगल प्रभाव को ग्रहण किया करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्रण एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट पहचान है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है, जिसमें स्थानीय भाषा में आलागिला, मोराकसी कहा जाता है। आलागिला या मोराकसी इनको कहा जाता है। ठीक है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आलागिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में, यानी आलागिला पद्धति का प्रारंभ कहां पर हुआ? आमेर में
कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदास शिवाड़ उनियारा चोमू सामिद मालपुरा जैसे ईसरदास शिवाड़ जिलाय उनियारा चोमू सामिद मालपुरा जैसे ठिकाने पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। वहां पर कौन सी पेंटिंग विकसित होती रही? ठिकाना पेंटिंग। अब पढ़ते हैं अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में अस्तित्व में आई। उनके शासन काल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से 22 आए। 22 ऐसे लिखा गया, जयपुर से आए। राजगढ़ के किले में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। तो राजगढ़ के किले में जो शीश महल है उसमें अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। तो राजगढ़ का किला उसमें शीश महल है, शीश महल में दीवारों पर जो चित्र बने गए हैं उन्हीं के समय बने। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत बलदेव डालूराम सालगा एवं शालिग्राम के नेतृत्व में की। उनके प्रमुख चित्तेरे थे। तो शुरुआत की और बलदेव थे, डालूराम थे, सालगा और शालिग्राम इनके प्रमुख चित्रकार थे। बख्तावर सिंह के समय में सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों, जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का दिन कला की दृष्टि से उल्लेख रहा। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकारा का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुआ। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए। तो इसके चित्र किसने बनाए? बलदेव और गुलाम अली ने बनाए। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम जमनादास छोटेलाल, बक्साराम नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लेपटुआ पटचित्रों का निर्माण किया। तो पोथी चित्र लिखे, लघु चित्र बनाए और लेपटुआ पटचित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासन काल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासन काल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में यानी राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन रामसाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को, तो राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन रामसाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शैली में बनाई गई है। आम की शैली में स्त्रियों के कदपुच्छ, ठिगने, उठी बेड़ियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की विशेषताएं हैं। विषयों के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का अलवर शैली की निजी विशेषता है।
तो सुंदर वेलबुटू वाली वसलियां जो हैं अलवर चित्र शैली की निजी विशेषता हैं। अब देखिए उनियारा शैली देखते हैं। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नरुका शैली, उनियारा शैली का नरुका। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, गैरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि। तो राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, गैरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का मिलाजुला प्रभाव दिखाई देता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं सदी तक 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि से लेकर विभिन्न स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदार चैम्बर धारणियों का अंकन, वाक्सु के दोनों ओर की दीवारों यानी खिड़कियों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चित्रकारों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधिमंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष रूप से अंकन किया है। हवेली की बाहरी दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। तो कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस की नदीन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण का कार्य कर एक मिसाल पेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा? कुछ शब्दों में थोड़ी सी त्रुटि थी, बाकी आपको पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।